एमएससी फोर्थ सेमेस्टर की अगर हम बात करें, हम एमएससी फोर्थ सेमेस्टर की स्टडी कर रहे थे। एमएससी फोर्थ सेमेस्टर में हम ग्रीन केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे थे। अब ग्रीन केमिस्ट्री में जब हम सेकंड यूनिट की स्टडी कर रहे थे, सेकंड यूनिट की बात करें, ग्रीन केमिस्ट्री का जो इंट्रोडक्शन था वो हम पढ़ चुके थे। फिर उसके बाद डेफिनेशन ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री पढ़ चुके थे। फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री क्या होती है, ये भी मैं लास्ट वीडियो में पढ़ा चुका था। फिर उसके बाद आता है व्हाई इज दिस न्यू एरिया ऑफ केमिस्ट्री गेटिंग टू मच अटेंशन। उसके बाद ये आता, मतलब ये कहता है कि जो जहां पे केमिकल एरिया होता है, केमिकल इंडस्ट्री होती है, वो एरिया बहुत ज्यादा अटेंशन में कैसे रहता है, मतलब गेटिंग ग्रीन केमिस्ट्री गेटिंग टू मच अटेंशन। जहां केमिकल इंडस्ट्रियां होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर लगे हुए होते हैं, वहां ग्रीन केमिस्ट्री बहुत ज्यादा अटेंशन हो जाती है, मतलब बहुत ज्यादा कह सकते हैं सतर्क रहती है, सतर्क हो जाती है, जिसके बारे में ग्रीन केमिस्ट्री वहाँ के इन्वायरमेंट के बारे में बताती है। फिर उसके बाद वहाँ के इन्वायरमेंट और वहाँ के जितने भी जो एयर पोल्यूशन के द्वारा, सॉइल पोल्यूशन के द्वारा, वाटर पोल्यूशन के द्वारा ह्यूमन लाइफ पे जो इफेक्ट पड़ते हैं, उस सारी चीज के बारे में इसमें बताती है। ये कहती है व्हाई इज दिस न्यू एरिया ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री गेटिंग टू मच अटेंशन। जहां पर भी न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह या केमिकल इंडस्ट्रिया होती है, जहां पे भी इंडस्ट्री होती है, केमिकल इंडस्ट्री या क्या, जैसे क्रेसन मिल वगैरह पर मान लीजिए, खैर ये तो इतना इफेक्ट नहीं डालता है, लेकिन जो केमिकल इंडस्ट्री होती है जहाँ पे मेडिसिन वगैरह बनाई जाती है, वहाँ का जो आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है ना, वो बहुत ज्यादा क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट चेंज होता है, जिसके वजह से ग्रीन केमिस्ट्री वहाँ के बारे में अटेंशन देती है, वहाँ के बारे में उसको नोटिस देती है, गेटिंग टू मच अटेंशन, सतर्क करती है, वहां के एनवायरनमेंट के बारे में बताती है। फिर उसमें जो चेंजेस वगैरह होते हैं उसके बारे में बताती है, मतलब इस तरह के क्लाइमेट से किस तरीके से बचा जा सकता है, या जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है, जो एयर पोल्यूशन होता है, उसको किस तरीके से डिक्रीज किया जा सकता है। तो हम जो टॉपिक हमारा वाइज न्यू एरिया ऑफ केमिस्ट्री गेटिंग टू मच, इसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो फिर आ जाते हैं हम, कहाँ है भाई, why is this new area of green chemistry getting too much attention? Why is this new area या why is this area of green chemistry getting too much attention? जो जहां पर वही चीज जो मैंने बताया कि मतलब getting too much attention, बहुत ज्यादा attention लेती है। अब वो यहाँ पे आंसर में लिखता है कि as climate change and pollute the environment, the green chemistry getting the attention। जैसे ही क्लाइमेट चेंज होता है और इन्वायरमेंट पोल्यूट हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है एज ए क्लाइमेट चेंज, जैसे ही क्लाइमेट चेंज होता है एंड पोल्यूट द एनवायरनमेंट, देन ग्रीन केमिस्ट्री गेटिंग द टू मच अटेंशन। तो ग्रीन केमिस्ट्री वहां अटेंशन लेती है एंड गिव द प्रिंसिपल फॉर कंट्रोल द पोल्यूशन या पोल्यूट इन्वायरमेंट। अब उसके बाद जब अटेंशन लेती है तो वो कुछ प्रिंसिपल देती है जिसकी वजह से इसके पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है, या पोल्यूट की जो एनवायरमेंटल पोल्यूट इन्वायरमेंट होता है, जो प्रदूषित वातावरण हो जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है, या उसको किस तरीके से उससे हमें बचा जा सकता है, किस तरीके से उसको कम किया जा सकता है, उस सब के बारे में प्रिंसिपल देता है। जिसमें प्रिंसिपल आते हैं कुछ प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट, कि जो वेस्ट होता है उसको हमें रोकथाम करनी चाहिए, उस पर हमें कंट्रोल करना चाहिए। उसके बारे में मैं दिखा दे देता हूँ। प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट वो कहता है कि जो वेस्ट होते हैं उस पर हमें रोकथाम करनी चाहिए, उसे कम करना चाहिए। we reuse the waste after it has been created, we reuse the waste after it has been created। एक मिनट रुकिए। तो हम पढ़ रहे थे प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट, प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट या प्रिवेंशन ऑफ बाय प्रोडक्ट। प्रिवेंशन रोकथाम, जो वेस्ट होता है, जो कूड़ा होता है, उसे हम वेस्ट मटेरियल को रोकथाम करना चाहिए। जो केमिकल इंडस्ट्री में जो बाय प्रोडक्ट, डिजायर प्रोडक्ट से अलावा बाय प्रोडक्ट बनते हैं, उन पर रोकथाम करनी चाहिए। वी यूज द
वेस्ट आफ्टर इट हैज बीन क्रिएटेड। हमें जो वेस्ट जो क्रिएटेड हो जाते हैं उन्हें रीयूज करना चाहिए, पुनः करना चाहिए, बट प्रिवेंशन या कंट्रोल द वेस्ट। लेकिन हमें जो वेस्ट क्रिएटेड देन क्लीन अप, हमें सफाई से ज्यादा वेस्ट्स को क्रिएट ही नहीं करना चाहिए। मतलब हम सफाई जब वेस्ट्स हो जाते हैं उसे क्लीन तो करते हैं, वहां से उसे रिव्यू साफ तो कर देते हैं। साफ से बेहतर है कि हम अगर वेस्ट्स को क्रिएट ही ना करें, तो वही कहता है प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट या बाय प्रोडक्ट। We should reuse the waste after it has been created, but prevention या control the waste created then clean up से बेहतर है कि उसे क्रिएट ही ना किया जाए। एग्जाम्पल पे उसने दिया कि जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए, हमें डेवलप द जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए, जिसकी वजह से बहुत कम मात्रा में वेस्ट क्रिएटेड किया जाए। वहां पर उसने एग्जांपल पे दिया जैसे सोडियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, अमोनिया के साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन बनाता है, लेकिन बाय प्रोडक्ट में NaCl सोडियम क्लोराइड और वाटर रिमूव हो जाता है। वहीं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में अमोनिया रिएक्शन करता है, वहां हाइड्रोजन बनता है, लेकिन वाटर यहाँ पे बाय प्रोडक्ट मिल जाता है। यहाँ पे अगर वेस्ट देखें तो यहाँ पे वेस्ट ज्यादा होता है, यहाँ वेस्ट कम होता है। तो ये चीज कहता है या तो हमें इस तरीके की केमिकल प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए जिसमें वेस्टेज कम हो या बाय प्रोडक्ट कम निकले, या इस तरीके के प्रोसेस को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए जहां वेस्टेज ज्यादा हो। मान लीजिए सोडियम क्लोराइड या वाटर तो वोलेटाइल हो जाएगा, लेकिन कहीं मान लीजिए बाय प्रोडक्ट हम यूज भी कर लेते हैं, लेकिन वो हमें डिजायर प्रोडक्ट नहीं दे पा रहा है, उसको क्लीन अप कर रहा है। अब जैसे घरों में गंदा पानी वगैरह होता है, उसको क्लीन अप, हम जैसे कूड़ा होता है उसको क्लीन तो करता है घर को, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाके तो पोल्यूट हो रहा है। तो वो कह रहा है कि अगर हम कूड़ा ही कम किया जाए, वेस्ट इज नॉट क्रिएटेड। इसने बोला कि कंट्रोल द वेस्ट क्रिएटेड, जो वेस्ट क्रिएटेड जो कूड़ा हो रहा है उसके क्रिएट होने पे कंट्रोल किया जाए, देन क्लीन अप, उसको साफ करने से बेहतर क्या है। उसके बाद वो दूसरा देता है कि एटम इकोनॉमी में वो यही देता है कि मतलब जिस चीज की हमें जितनी कैपेसिटी जितनी मात्रा की नीड होती है, हमें वो चीज उतनी ही लेनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। जैसे केमिकल इंडस्ट्री में तो चलो केमिकल के बारे में बताता है, अगर वैसे एनवायरनमेंट की बात करें, जैसे हमारे घर पे मान लीजिए 3 बंदे हैं, 3 के लिए 5 kg या 500 ग्राम चावल बहुत होते हैं राइस, हमने उसको बना लिया, खा लिया, जिसमें से थोड़े से चावल जैसे बच जाते हैं, वो वेस्टेज होते हैं, उसको हम डस्टबिन में डाल देते हैं। वो डस्टबिन के बाद वो जब कहीं जाता है तो एक टाइम पे वो मतलब बहुत जल्दी कंज्यूम नहीं हो पाते, जो वेस्टेज होते हैं कंज्यूम नहीं हो पाते। बचे हुए खाना वगैरह होता है मोस्टली फेंक दिए जाते हैं, घर पे भी रेस्टोरेंट वगैरह के बहुत सारे खाना फेंके जाते हैं, तो वहाँ जाके बहुत जल्दी कंज्यूम नहीं हो पाते, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। तो एटम इकोनॉमी यही बताता है कि हमें क्वांटिटी को मेजर करना चाहिए, जितनी हमें जिस चीज की नीड होती है हमें उतनी ही लेनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लेनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। एटम इकोनॉमी इज यूज्ड फॉर द मेजर द अमाउंट ऑफ एटम या मेजर द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट substance reactant. Atom economy is used for the measure of the amount of atom of reactant या reactant with use in chemical process। जो केमिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट लेते हैं उन एटम ऑफ रिएक्टेंट की अमाउंट को मेजर करता है, क्योंकि जो मोस्टली एटम होते हैं द मोस्टली एटम ऑफ द रिएक्टेंट the most atom of the reactant form the desired product with small amount of byproduct। most atom of the reactant form the desired product with small quantity by product या wastes। कि कुछ एटम के रिएक्टेंट ऐसे होते हैं कि स्मॉल डिजायर प्रोडक्ट के साथ साथ बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में बाय प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। जैसे वाटर, यहाँ पे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में वाटर यहाँ पे बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में निकला। तो इस तरीके के रिएक्टेंट को हमें यूज करना चाहिए, बट most atom of the reactant form the desired product with the large amount of byproduct या with the large amount of wastage। but most of the atom of the reactant form the desired product with large amount of byproduct या waste। बहुत से एटम ऑफ रिएक्टेंट इस तरीके के रिएक्टेंट होता है जो डिजायर प्रोडक्ट के साथ साथ बहुत ज्यादा बाय प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। तो
उन्हें हमें मेजर करना चाहिए। तो इस तरीके के हमें रिएक्टेंट को नहीं लेना चाहिए जो बहुत ज्यादा वेस्टेज करते हैं। एटम इकोनॉमी मेजर दिस थिंग, एटम इकोनॉमी इस थिंग को मेजर करती है। यहाँ पे उसने एक एग्जांपल यहाँ पे ले लीजिए, जैसे प्रोपिल अल्कोहल होता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करने पे यहाँ पे हमें प्रोपिल ब्रोमाइड मिल जाता है, वाटर यहाँ पे बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में निकल जाता है। ये क्या होता है, ये यहाँ पर डिजायर प्रोडक्ट होता है। डिजायर प्रोडक्ट होता है जब हम इकोनॉमी ऑफ एटम को निकालते हैं मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मास ऑफ रिएक्टेंट। कैलकुलेट द एटम ऑफ इकोनॉमी मास ऑफ द डिजायर प्रोडक्ट मास ऑफ द रिएक्टेंट इनटू 100 से हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं मास ऑफ द रिएक्टेंट, और जो मास ऑफ द प्रोडक्ट होता है ऊपर मास ऑफ द डिजायर प्रोडक्ट ये होता है, इसका मास हमें रखना होता है। कार्बन के मास की अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास कितना, एटॉमिक वेट कितना होता है 12 होता है। यहाँ पे 3 कार्बन होते हैं 12 ते 36, यहाँ पे लगा लीजिए। नो हाइड्रोजन इसमें नहीं 7 हाइड्रोजन है, इसमें कितनी है 7 हाइड्रोजन है तो 7 हाइड्रोजन लग जाएगी। ब्रोमीन के नंबर 35 होता है, लेकिन एटॉमिक वेट की बात करें तो 79 होता है। अब जब 79 एटॉमिक वेट होता है यहाँ पे इसको ऊपर प्लस करोगे, यहाँ पे मैंने 35 लिया हुआ था उसकी वजह से 78 आया था, लेकिन यहाँ पे 78 नहीं आएगा, उससे ज्यादा आ जाएगा क्योंकि एटॉमिक वेट ब्रोमीन का 79 है। इसका एटॉमिक वेट यहाँ पे रख लेते हैं। फिर उसके बाद जब नीचे के वेट की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन के नंबर 3 होते हैं, वही यहाँ पे कार्बन के, लेकिन हाइड्रोजन के नंबर अब रिएक्टेंट में 9 हो जाते हैं। 7 8 8 देखिए 7 तो प्रोपीन में प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन ये वाला हुआ, एक हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ हुआ। ब्रोमीन का एटॉमिक वेट 79 होता है। ऑक्सीजन के एटॉमिक वेट की बात करें एटॉमिक नंबर 8 होता है, एटॉमिक वेट 16 होता है, तो टोटल मिला के 140 आ जाता है। जब इसको इससे डिवाइड किया जाता है 78 को 140 से डिवाइडेड किया जाता है तो हमारे पास 55% आ जाता है, 55% आ जाता है, जिसमें हम पता चलता है कि 45% हमारा वेस्टेज हुआ और 55% हमें प्रोडक्ट मिल गया। तो एक तो एग्जांपल ये, दूसरा एग्जांपल यहाँ पे ये वाला है, इसमें वेस्टेज ज्यादा निकलता है। यहाँ पे प्रोपिल अल्कोहल लिया जाता है, सोडियम ब्रोमाइड हाइड्रोजन सल्फेट के साथ जब रिएक्शन की जाती है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो यहाँ पर प्रोपिल ब्रोमाइड निकलता है, सोडियम थायोसल्फेट निकलता है, NaHSO4, सोडियम थायोसल्फेट या सोडियम बाइसल्फेट निकल जाता है और वाटर यहाँ से रिमूव हो जाता है। यहाँ पर ये प्रोडक्ट हमें यहाँ पर ये डिजायर प्रोडक्ट बनता है, ये बाय प्रोडक्ट बनता है, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं जब मास ऑफ द प्रोडक्ट मास ऑफ द रिएक्टेंट मास ऑफ द प्रोडक्ट मास ऑफ द रिएक्टेंट तो 78 आता है, यहाँ पे 205 आता है। जब इसको डिवाइडेड किया जाता है यहाँ पर 48% हमें डिजायर प्रोडक्ट मिलता है, जिसमें 62% हमें वेस्टेज मिल जाता है। तो ये वाला मेथड क्या हुआ, इसमें हमें ज्यादा वेस्टेज मिल रहा है, इसमें कम वेस्टेज मिल रहा है। तो एटम इकोनॉमी यही बताता है कि हमें इस तरीके के कि जो रिएक्टेंट होता है, जो भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेते हैं, जो भी एटम ऑफ रिएक्टेंट, उसकी अमाउंट को मेजर करना चाहिए, जो बेस्ट हो जो कम वेस्टेज करे, इस तरीके के एटम को हमें लेना चाहिए। तो ये इस तरीके के बारे में मतलब अटेंशन किस चीज के बारे में दे रहा है। तो फिर उसके बाद डिजाइन द सेफ केमिकल, वो डिजाइन द सेफ केमिकल के बारे में बताता है कि दिस प्रिंसिपल सिमिलर टू प्रीवियस डेवलप द टॉक्सिक प्रोडक्ट एंड रिड्यूस द लेस हजार्डियस। तो ये कहता है कि डिजाइन द सेफ केमिकल, इस हमें केमिकल को इस तरीके से डिजाइन करना चाहिए कि जो लेस हजार्डियस हो, एनवायरनमेंट के लिए ज्यादा टॉक्सिक ना हो, ह्यूमन हेल्थ पे ज्यादा टॉक्सिक इफेक्ट ना डाले। डेवलप द लेस टॉक्सिक प्रोडक्ट को हमें फॉर्म करना चाहिए। जैसे DDT ये होता है डाइफिनाइल, DDT की अगर मैं बात करूं डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरोडाइफिनाइल, DDT की अगर मैं बात करूं डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन होता है। तो इसको मॉस्किटो या इंसेक्टिसाइड मेडिसिन होती थी, जिसको मॉस्किटो टाइफाइड मलेरिया के लिए यूज की जाती थी, जिसका छिड़काव किया जाता स्प्रे किया जाता था, बट ये ह्यूमन हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती थी, जिससे ग्रीन केमिस्ट्री ने हमें अटेंशन दिया कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा पोल्यूट हो रही है, मतलब इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है DDT से, और इन्वायरमेंट ह्यूमन हेल्थ पे भी उससे इफेक्ट पड़ रहा है। इसलिए DDT को हटा के BHC का स्प्रे किया जाने लगा। BHC होती है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब DDT का स्प्रे नहीं किया जाता है,
BHC का अभी किसने टेंशन दी? हमें ग्रीन केमिस्ट्री ने टेंशन दी थी कि मतलब ये बहुत एनवायरनमेंट पॉल्यूट कर रही है, ह्यूमन हेल्थ पर और फिर एनिमल हेल्थ पे भी इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। फिर उसके बाद डिजाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, डिजाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी में वही कहता है कि हमें ग्रीन केमिस्ट्री जहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी की नीड होती है वहां पे भी क्लाइमेट चेंज होने लगता है। जब क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पोल्यूट होने लगता है तो वहां कहता है कि डिजाइन फॉर कि हमें एनर्जी को इस तरीके से डिजाइन करना चाहिए, जब हम कभी कोई भी केमिकल रिएक्शन कराते हैं, केमिकल प्रोसेस कराते हैं, तो हमें कम एनर्जी की नीड हो, हमें उस केमिकल रिएक्शन में ज्यादा एनर्जी की नीड ज्यादा एनर्जी ना लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए। यूज द मिनिमाइज या लो एनर्जी फॉर केमिकल प्रोसेस, डिजाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी में यही कहता है यूज द मिनिमाइज या लो एनर्जी फॉर केमिकल प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन शुड बी प्रोड्यूस रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि जो रिएक्शन होती है वो हमें प्रोड्यूस करा देनी चाहिए रूम टेम्परेचर और रूम प्रेशर पर ही प्रोड्यूस करा देनी चाहिए, हमें बहुत ज्यादा एनर्जी को यूज नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को केमिकल रिएक्शन में यूज नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से अगर जब इलेक्ट्रिसिटी होती है उससे रेडिएशन निकलती है। अब जब रेडिएशन, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, रेडिएशन निकलती है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पोल्यूट होता है, इन्वायरमेंट पर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें, जैसे टावर वगैरह होते हैं, टावर पे अगर आप देखो तो वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं आज के टाइम में, जब 5G 4G ये सब क्या है कि अब इनसे वेव्स निकलती है ना, जो किरणें निकल रही है, ये क्लाइमेट को बहुत ज्यादा पोल्यूट कर रही है, क्लाइमेट में चेंजेस ला रही है, इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही है, पोल्यूशन प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी बहुत ज्यादा डिजीज हो रही है। तो ये कहता है डिजाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, हमें एनर्जी को भी डिजाइन करना चाहिए कि जिससे हम किसी भी केमिकल प्रोसेस के लिए कम एनर्जी का यूज करें। किसी भी केमिकल रिएक्शन में कैटालिस्ट का यूज करना चाहिए। यूज द रिन्यूएबल फीडबैक, फिर उसके बाद वो अटेंशन देता है कि हमें जब किसी भी चीज को हम इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, फिर उसको फेंक देते हैं, तो उसकी वजह से क्लाइमेट में चेंजेस आने लगते हैं, पॉल्यूशन होने लगता है। तो यूज द रिन्यूएबल फीड स्टॉक, हमें रिन्यूएबल मटेरियल या रिन्यूएबल प्रोडक्ट का यूज करना चाहिए, जिसे हम यूज करें फिर उसको दोबारा रीयूज कर लें, रॉ मटेरियल की तरह फिर रीयूज कर लिया जाए, फिर उसको यूज कर लिया जाए, जिसकी वजह से कूड़ा भी, वेस्टेज भी कम होगा और एनवायरनमेंट पोल्यूट भी कम होगा। यूज द रिन्यूएबल मटेरियल फॉर केमिकल प्रोसेस, रिन्यूएबल मटेरियल less effect on the environment, yet does not affect on the environment. Non-renewable material effect on the environment and human health. वो कह रहा है यूज द रिन्यूएबल मटेरियल, कि हमें रिन्यूएबल मटेरियल का यूज करना चाहिए फॉर केमिकल प्रोसेस के लिए, रिन्यूएबल मटेरियल का यूज करना चाहिए, बिकॉज रिन्यूएबल मटेरियल जो होता है एनवायरनमेंट पर ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, डज नॉट इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट या लेस इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, बट नॉन रिन्यूएबल मटेरियल इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट या मोर इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। जो नॉन रिन्यूएबल मटेरियल होता है वो वेस्टेज को भी क्रिएट करता है और एनवायरनमेंट पे ज्यादा इफेक्ट डालता है और ह्यूमन हेल्थ पे भी ज्यादा इफेक्ट डालता है। डिजाइन फॉर डिग्रेडेशन, अब डिग्रेडेशन के बारे में कहता है कि केमिकल रिएक्शन में हमें इस तरह के केमिकल का यूज करना चाहिए जो इजीली डिग्रेड हो जाते हैं। यूज दैट केमिकल which easily degrade in chemical process, design a chemical that easily degrade इन केमिकल प्रोसेस, या डिग्रेड या कंज्यूम, मतलब बहुत ज्यादा इजीली कंज्यूम हो जाए, इस तरीके के हमें प्रोडक्ट का फॉर्म करना चाहिए, प्रोडक्शन जो करना चाहिए, इस तरीके से प्रोडक्ट को फॉर्म करना चाहिए जो इजीली डिग्रेड हो जाए, कंज्यूम हो जाए। अब जो इजीली डिग्रेड हो जाते हैं वो एनवायरनमेंट पे ज्यादा इफेक्ट नहीं डालते हैं, तो वो एक अटेंशन ये देता है। फिर उसके बाद देता है वो, बस ये इतना काफी है उसमें, कहाँ है गेटिंग टू मच अटेंशन। अब ग्रीन केमिस्ट्री जो अटेंशन दे रही है ना, एनवायरनमेंट के बारे में ही अटेंशन देती है, कि मतलब हमें केमिकल इंडस्ट्री है जहां पर होती है, क्या क्या क्लाइमेट चेंजेस हो रहा है, फिर उसके बारे में बताता है कि हमें इस तरीके से रिएक्शन को कर लेना चाहिए, इस तरीके से हमें केमिकल प्रोसेस को करना चाहिए, जिससे हमारा काम भी चल जाए, क्लाइमेट भी बचा रहे। फिर उसके बाद आता है व्हाई शुड केमिस्ट परस्यू द गोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, रूट्स ऑफ इनोवेशन एंड लिमिटेशन, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाता हूँ।